गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के बीए डीएम के सेकंड पेपर के 2018 का जो प्रश्न पत्र था उसकी तीसरी इकाई के दूसरे क्वेश्चन यानी छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं क्या था छठा प्रश्न। छठा प्रश्न था, प्रभावशाली समन्वय प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। प्रभावशाली समन्वय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में 8 अंक का है। इसमें आपको प्रभावशाली समन्वय किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए या कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रभावशाली समन्वय के जो सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं, उनका आपको वर्णन करना है। देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत हम अर्थ और परिभाषा लिखेंगे। समन्वय का अर्थ देखिए, संकीर्ण अर्थ में समन्वय का अर्थ होता है तालमेल बैठाना। और तालमेल बैठाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कार्य शीघ्रता से संपादित होता है, कार्य करने में बाधा नहीं आती है और निर्धारित लक्ष्य या कार्य के जो परिणाम हैं वो हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं समन्वय क्या है। समन्वय का अर्थ लिखेंगे, समन्वय में उन सभी प्रयासों को सम्मिलित करते हैं जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित की जाती है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अर्थात समन्वय में हम वे सभी कार्य या प्रयास शामिल करते हैं जिनके द्वारा हम संस्था के सभी कर्मचारियों में या उनके कार्यों में एकरूपता ला सके। और एकरूपता लाने का फायदा ये होगा कि अधिकतम कुशलता के साथ कार्य संपादित होगा जिसके आधार पर संस्था के उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से संस्था के सकारात्मक या एक अच्छा कार्यात्मक वातावरण स्थापित किया जाता है और जिसमें कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करके और शीघ्रता से संचालन करके और परिणामों को या वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। समन्वय की परिभाषा, इसमें हम पहली परिभाषा लेते हैं हेनरी फेयोल के अनुसार। हेनरी फेयोल ने कहा है, एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। यानी इनकी परिभाषा का सार देखें तो इन्होंने भी यही बात कही है कि कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता, यानी कोई टकराव की, समन्वय का मतलब भी यही होता है कि टकराव की स्थिति न हो और जो कार्य है वो सरलता एवं सुगमता पूर्वक संपादित हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था ही हमारे लिए समन्वय है, क्योंकि समन्वय को प्रबंध का सार भी कहा गया है। और एक अच्छा प्रबंध देखने का मतलब है समन्वय देखा जाए तो उससे ये साबित हो जाएगा कि उस संस्था में एक अच्छा प्रबंध चल रहा है। तो कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता या एक रूपता लाना ही समन्वय है ताकि सभी कार्यों में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, सभी कर्मचारी अपना अपना कार्य शीघ्रता से करें, उन कार्यों के संपादन होने से हमें लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो ऐसी व्यवस्था ही हमारे लिए समन्वय कहलाएगी। हेमैन ने कहा है कि समन्वय किसी कार्य का यथोचित मात्रा, समय एवं उचित गुणवत्ता से निष्पादन करने हेतु अधीनस्थों के प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन है ताकि उनके संयुक्त प्रयासों से निर्धारित लक्ष्यों अर्थात उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इनकी परिभाषा में भी वही बात आ रही है कि अधीनस्थों के प्रयासों का क्रमानुसार संयोजन है या उनके संयुक्त प्रयासों
से हम निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि कार्यों का एक तो विभाजन हो जाए, कार्यों का मात्रात्मक समय एवं उचित गुणवत्ता से निष्पादन करने हेतु, तो यहाँ पे कार्यों का विभाजन, कार्य समय का विभाजन, कितने समय में वो कार्य करना है, किसके द्वारा काम किया जाएगा, अगर इस तरीके की व्यवस्था स्थापित कर दी जाए तो कार्यों में न तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और नतीजा ये होता है कि एक अच्छी व्यवस्था स्थापित होकर और कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। निष्कर्ष और सारगर्भित रूप में हम कह सकते हैं कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी कार्यों में तालमेल स्थापित किया जाता है और व्यक्तियों के प्रयासों में समरूपता लाई जाती है, कर्मचारियों के प्रयासों में समरूपता लाई जाती है ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो और सभी कार्य अपने निर्धारित समय में पूरे हों या शीघ्रता से पूरे हों और कुशलतम रूप से कार्यों का संपादन करके संस्था अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार की क्रिया आपके लिए समन्वय कहलाएगी। ये एडिशनल था क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसका अर्थ थोड़ा लिखना है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट था वो हम देखते हैं। दूसरा पार्ट था कि प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। इसमें पहला पॉइंट आता है उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। देखिए, किसी भी संस्था में जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो भ्रम की स्थिति रहती है, कार्य संपादन में देरी होती है, निर्णय लेने में देरी होती है और संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो प्रभावशाली समन्वय करने से पहले उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए और कार्य योजनाएं बनाकर कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए और समय समय पर उनका मूल्यांकन करके लक्ष्यों से तुलना करनी चाहिए और आगामी योजनाओं का निर्धारण करके उन लक्ष्यों को प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निश्चित एवं स्पष्ट योजनाएं। प्रभावशाली समन्वय के लिए योजनाएं निश्चित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वो बदलती हुई नहीं होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों के लिए भ्रम की स्थिति हो, उनके उद्देश्य बदल गए हों तो वो एक तरीके से कार्य में बाधाएं डालती है, रुकावट डालती है और ऐसी स्थिति में सही समय पर कार्य संपादित न होता है या देरी होती है उसमें और जिसका परिणाम लक्ष्यों पर पड़ता है या उद्देश्यों पर पड़ता है। तो योजनाएं आपकी स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखा। प्रभावशाली समन्वय के अंतर्गत अधिकारों का विभाजन एवं दायित्वों का विभाजन स्पष्ट होना चाहिए। किस कर्मचारी के क्या अधिकार रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे, ताकि उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके और मूल्यांकन करके यह ज्ञात किया जा सके कि वो लक्ष्यों की प्राप्ति में किस स्थिति में खड़े हैं और उसके आधार पे आगामी योजनाएं बनाकर और उन कमियों को दूर किया जा सके। चौथा, प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए उचित संगठन संरचना का होना जरूरी है। संगठन में कितने स्तर होने चाहिए, प्रबंध के कितने स्तर होने चाहिए, एक कर्मचारी और प्रबंध में समन्वय स्थापित किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वो उचित संगठन संरचना बनाकर ही प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कुशल संदेश वाहन व्यवस्था। प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए संप्रेषण या कुशल संदेश वाहन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विचारों को, सूचनाओं को या संदेशों को आसानी से एक दूसरे स्तर पर पहुंचाया जा सके और उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि सही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान करके
कार्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, कार्यों के लक्ष्यों में बदलाव लाया जा सकता है, या जो नीतियां हैं या नियोजन हैं उनको प्रभावपूर्ण लागू किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रभावशाली समन्वय के लिए आपका कुशल संप्रेषण होना जरूरी है। छठा आता है सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण का मतलब है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक सामान्य नाम हो, या प्रत्येक प्रकार के जो कार्य हैं उनमें एक सामान्य नाम होना चाहिए, ताकि हर कोई व्यक्ति उस नाम से उन कार्यों को समझ सके, या जितने भी तत्व हैं उनका एक नामकरण या कोडिंग होनी चाहिए, ताकि कोडिंग को सरलता से हर कोई समझ सके और कार्यों का शीघ्रता से संपादन हो सके। सातवां समन्वय स्थापित करने के लिए सातवां पॉइंट है समूह में कार्य की इच्छा। प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी की इच्छा होनी चाहिए कि वो समूह के साथ तालमेल, एक टोली के रूप में एक समूह के साथ काम करने की इच्छा रखे, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखे, और परस्पर सहयोग के आधार पर एक दूसरे के कार्यों में जो कमी है उनमें एक दूसरे में सुधारात्मक या उनको उचित निर्देशन देके उनके कार्य गुणवत्ता में विकास कर सके। तो प्रत्येक कर्मचारी में समूह में कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी जाकर प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जा सकता है। आठवां पॉइंट आता है वास्तविक सामुदायिक हित। एक प्रभावशाली समन्वय के लिए सभी कर्मचारी स्वहित की बजाय संस्था के हित पर ध्यान दें और सामुदायिक हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करें। ऐसी स्थिति में शीघ्रता से प्रभावशाली समन्वय स्थापित होगा। नौवां पॉइंट है कुशल नेतृत्व के द्वारा समन्वय। नेतृत्व प्रबंध के लिए जरूरी है, क्योंकि सभी लोगों को बांधे रखना, उनका नेतृत्व करना प्रबंध के लिए आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में कुशल नेतृत्व अगर होता है तो अच्छा समन्वय अपने आप ही स्थापित हो जाता है। और उचित समय, समन्वय स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, उचित समय दिया जाना चाहिए, या उचित समय में वह समन्वय स्थापित होना चाहिए। तो ये बातें आपको प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए याद रखनी चाहिए। अब अगला जो पार्ट है उसमें आपको समन्वय के सिद्धांत बताने हैं। समन्वय के सिद्धांत में मैरी पार्कर फोलेट ने 4 सिद्धांत बताए हैं। प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत और सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत हैं। तो इस तरीके से 10 सिद्धांत हैं जिसका आपको वर्णन करना है। प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, देखिए यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि उत्तरदायित्व व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से जो भी भ्रम की स्थितियां हैं या जो मार्गदर्शन प्राप्त करना है या कार्यों के परिणामों के बारे में जानना है या कार्य किस गति से संचालित हो रहे हैं, इन सभी बातों का आसानी से जानकारी मिल जाती है। और ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से एक प्रभावशाली प्रबंध स्थापित किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है प्रारंभिक की स्थिति में समन्वय का सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत बताता है कि समन्वय नियोजन एवं नीति निर्धारण करते समय से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन है और जैसे ही प्लानिंग हो रही है उसी समय से समन्वय स्थापित करना शुरू करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संस्था के कर्मचारी, कार्य, तो अगर एक कार्य भी सही ढंग से संचालित नहीं होता है तो उसका अन्य कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित होना चाहिए।
चौथा सिद्धांत है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात संस्था में समन्वय का कार्य सदैव चलता है और चलता रहना चाहिए ताकि एक कुशल समन्वय स्थापित करके कार्यों को शीघ्रता से संपादित किया जा सके। पांचवा सिद्धांत है गतिशीलता का सिद्धांत, अर्थात यह सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि समन्वय करने की परिस्थितियों एवं तथ्यों में परिवर्तन के साथ साथ समन्वय की तकनीक में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। अर्थात गति को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तकनीक को और जिस विधि को हम अपना रहे हैं, क्या उससे सफलतापूर्वक या शीघ्रता से कार्यों का संपादन किया जा रहा है। छठा सिद्धांत है समयबद्धता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि समन्वय यथा समय किया जाना चाहिए। जिस समय समन्वय की आवश्यकता है उसी समय पर समन्वय किया जाना चाहिए। उपयुक्त समय पर किया गया समन्वय प्रयासों की कुशलता में वृद्धि करता है और उसका परिणाम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। सातवां सिद्धांत है प्रजातंत्र का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समन्वय प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी निभानी चाहिए और सभी कर्मचारियों को साथ लेकर समन्वय स्थापित करना चाहिए। आठवां सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समन्वय संगठन के सभी हिस्सों अर्थात विभागों, उपविभागों, इकाइयों में किया जाना चाहिए। यह संगठन के ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक विभाग और स्तर पर संतुलन स्थापित करने पर यह सिद्धांत जोर देता है। नवा है संचार व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्रभावी समन्वय स्थापित होना चाहिए ताकि समन्वय स्थापित करने के लिए जो संप्रेषण है, संचार व्यवस्था है, वो प्रभावी होना चाहिए ताकि कार्यों का शीघ्रता से संपादन हो सके और सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से किया जा सके। इसके लिए लंबवत एवं जो आपकी समतल है वो संचार व्यवस्था होनी चाहिए और संप्रेषण है वो प्रभावी होने के साथ साथ शीघ्रता से सूचनाओं का आदान प्रदान करने की तकनीक संस्था अपनाए ताकि कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित किया जा सके। और अंतिम सिद्धांत आ रहा है सहकारी व्यवहार का सिद्धांत। प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए सहकारी व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना बहुत आवश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समन्वय के लिए संस्था के सभी सदस्यों में सहकारी व्यवहार होना चाहिए, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसी भावना को अपनाकर अगर कर्मचारी कार्य करते हैं या अधिकारी कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो जाएगा और वो संस्था विकास की ओर उन्नत होगी, क्योंकि इसी भावना के साथ जब लोग काम करेंगे तो अच्छा समन्वय स्थापित होगा और ऐसी स्थिति में कार्य शीघ्रता से संपादित होगा जिसका परिणाम संस्था को प्राप्त होगा। तो ये समन्वय के सिद्धांत थे। इन दो पार्टों का आपको पॉइंट लिखकर विश्लेषण करना है। तो ये था आपकी तीसरी इकाई का दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे के वीडियो में चौथी इकाई को लेंगे जिसके 2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद में 5वीं इकाई को लेंगे। धन्यवाद।